Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Mariam Tahir, internationally registered physiotherapist, director, CEO, and founder of PMC Professionals Hub, an extension of PMC Physio Medical Clinic. Now, I warmly welcome you all to today's academic session. Before we begin, I would like to clearly inform you that this is an academic activity under PMC standards and ethical guidelines. Please listen attentively and note down the required codes in the correct sequence, as they will be essential for certification. The certification submission form will be activated immediately after the recording ends. Only those who respond within 1 hour will be considered eligible. Kindly maintain professionalism in the live chat and focus on learning. Now, without further delay, let's begin our session today. Related low back pain. Before starting, okay. Okay. Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. Today the topic of the webinar is the role of the manual therapy in managing pregnancy related low back pain. Before starting the webinar, I'm introducing myself Dr. Sabia Ali. I'm graduated from the GCF and the licensed physiotherapist, also the member of the PEPTA and the certified orthopedic rehabilitation specialist. ओके प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है फीमेल बॉडी में जिसमें डिफरेंट चेंजेस आती हैं। डिफरेंट चेंजेस में सबसे पहले एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शनल चेंजेस आती हैं, कुछ बायोमैकेनिकल चेंजेस आती हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड कर रही होती है, इसके अंदर बॉडी के अंदर चेंज आता है। यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है, यूट्रस के साइज के साथ फीटस का साइज इंक्रीज होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का साइज इंक्रीज होता है, साथ प्लेसेंटा का साइज इंक्रीज होता है। ओवरऑल ये सारी चीजें मिलके बॉडी पे वेट डालती हैं और बैक पे कंप्रेशन डालती हैं। अब ये सारी जो चेंजेस हैं ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए और फीटस की सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट और इन सब चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा जिस बॉडी के ऊपर हमारा जिस सिस्टम के ऊपर लोड पड़ता है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर होता है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा इसके अंदर क्या रोल होता है? हमारा इसके अंदर रोल होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। दो तरह से ट्रीटमेंट होता है हमारा इसमें। रोल होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, हमने इस सारे प्रोसीजर को इस सारे पीरियड को हमने ईजी बनाना होता है फॉर द फीमेल। नेक्स्ट ये है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड लो बैक पेन जो है हमारी मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेन में सबसे ज्यादा कॉमन है। अब इसमें हमारे पास दो तरह से मैनेजमेंट आ जाती है। पहली मैनेजमेंट होती है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन आ जाती है, मेडिकेशन सारी आ जाती हैं, क्योंकि हर मेडिसिन का अपना साइड इफेक्ट होता है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के ऊपर इतना रिलाय नहीं किया जाता ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा वेल बींग फीटस की नेसेसरी होती है। तो ऐसी मेडिकेशन जो फीटस की वेल बींग के ऊपर इफेक्ट करती है, इसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी मैनेजमेंट को ज्यादातर देखा जाता है। दूसरी मैनेजमेंट हमारे पास है फिजियोथेरेपी। अब लो बैक पेन होती क्या है? लो बैक पेन हमारी 12th रिब से लेके ग्लूटल फोल्ड के बिटवीन जितना एरिया है इसके अंदर पेन, चाहे वो रेडिएट कर रही है चाहे वो लोकलाइज्ड है, उस सारे को हम काउंटर करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड लो बैक पेन। और ये पेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी होती है और आफ्टर द प्रेगनेंसी, जिसको हम पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं, उसके अंदर भी होती है। और ये किस किस रीजन में आ सकती है? मोस्ट कॉमनली ये लंबर स्पाइन को इफेक्ट करती है और पेल्विक ग्रिडल को इफेक्ट करती है। एसआईजे को इफेक्ट करती है या इन सारे फैक्टर्स को मिला के इफेक्ट करती है। अब अगर हम इसकी प्रेवलेंस को बात कर ली जाए, प्रेवलेंस यानी कि कितनी परसेंटेज प्रेग्नेंट वुमेन जो है ना इससे इफेक्ट होती हैं। सबसे पहले हम बात करें 50 to 70% जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर लो बैक पेन आती है। लो बैक पेन स्टार्टिंग होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में और ये प्रोसीड करती है और पीक पे चले जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में चूंकि फीटस का साइज कंपेरेटिवली थर्ड ट्राइमेस्टर के कम होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है और पीक पे जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी ने फुल वेट गेन करना होता है और ये सारा प्रोसीजर होता है। और ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 30% जो वुमेन है वो ये रिपोर्ट करती हैं कि इस लो बैक पेन की वजह से सिवियर डिसेबिलिटी, यानी कि वो काम नहीं कर सकती, कोई फंक्शनल मूवमेंट नहीं कर सकती इस लो बैक पेन की वजह से। अब कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं या कौन कौन सी ऐसी वुमेन हैं जो ज्यादा प्रोन है कि उनको ऐसी लो बैक पेन होती है सिवियर?
सबसे पहले ऐसी वुमेन जिनको प्रेगनेंसी से पहले लो बैक पेन का इशू था, वो वुमेन्स, और मल्टीपैरिटी यानी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी है, प्राइमरी ग्रेविटा, मल्टी ग्रेविटा, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। दूसरा ये है कि वुमेन की फिजिकल डिमांड, वर्किंग क्या है उनकी, या वुमेन हाउस वर्किंग है, हाउस वुमेन है या वर्किंग वुमेन है, उनकी टाइप ऑफ वर्क क्या है, किस तरह से, ज्यादा बैठ के करने वाला काम है, ज्यादा झुक के करने वाला काम है, खड़े होके करने वाला काम है, ये सारे फैक्टर जो हैं डिपेंड करते हैं लो बैक पेन पे। और तीसरा फैक्टर आता है ओबेसिटी। अब ये कुछ ये इमेज ना शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड कर रही है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, उसके साथ साथ स्पाइन पे, फीमेल बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। 12वीक की प्रेगनेंसी पे स्पाइन ठीक है, नॉर्मल है, और क्योंकि यूटरस का साइज छोटा है, जैसे जैसे यूटरस का साइज ग्रो कर रहा है, जैसे 36 वीक के ऊपर यूटरस का साइज है, उसके साथ साथ लंबर लॉर्डोसिस पेशेंट ऐसे वुमेन के अंदर बढ़ गया जो पीक मतलब डिलीवरी से पहले टाइम है, उसके अंदर फीमेल बॉडी का पूरा पोस्चर खराब हुआ होता है ड्यू टू द वेट ऑफ द बेबी। ओके, अब ना इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ये होती क्यों है। सबसे पहले इसमें कुछ मल्टी फैक्टोरियल है, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि लो बैक पेन करते हैं। सबसे पहले फैक्टर है हार्मोनल चेंजेस। पूरी जो हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी है ये हार्मोनल चेंजेस के ऊपर चल रही होती है। थ्री मेन हार्मोन है जो पूरी प्रेगनेंसी को कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज रिलैक्सिन, सेकंड वन इज एस्ट्रोजन, थर्ड वन इज प्रोजेस्टेरोन। तीनों हार्मोन मिलके पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब रिलैक्सिन है, इसका रोल इस तरह से है कि इसने लेग्जिटी कर देनी है जॉइंट्स के अंदर। चूंकि सर्विक्स ने ओपन होना होता है 0 to 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के बाद वो डिलीवरी वाला प्रोसीजर आता है। डिलीवरी वाले प्रोसीजर के बाद फिर प्लेसेंटा की डिलीवरी आती है। इस सारे प्रोसीजर में जैसे उसने सर्विक्स की ओपनिंग ने खुलना है, ज्वाइंट की लेग्जिटी होना बहुत जरूरी है। अब ज्वाइंट की लेग्जिटी तो आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है, लेकिन डिलीवरी से पहले जो है ये लेग्जिटी और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या कर देता है, ज्वाइंट को इतना रिलैक्सिंग कर देता है कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है और पेन आती है। अब स्पेशली क्या होता है कि जो हमारा एसआई ज्वाइंट है ना, सैक्रोइलिक ज्वाइंट, सबसे ज्यादा प्रेशर इसी के ऊपर आ रहा होता है। एज हमारी बॉडी का जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो आती है सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के ऊपर। जैसे ही ये प्रेगनेंसी का पीरियड स्टार्ट होता है तो बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और इससे क्या होता है कि ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, ये एग्जैक्टली कर देता है किसके अंदर, सैक्रोइलिक ज्वाइंट के अंदर, सिम्फिसिस प्यूबिस के अंदर। उसके अलावा क्या कर देता है कि ये इंस्टेबिलिटी कर देता है पेल्विस की। आगे आ देता है बायोमैकेनिकल अडेप्टेशन। बायोमैकेनिकल अडेप्टेशन क्या होती है कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट आ जाता है, यानी कि जैसे ही उसका यूट्रस का साइज की वजह से एब्डोमेन बड़ा हो जाता है, एब्डोमेन बड़ा होता है तो बॉडी का जो नेचुरल टिल्ट है, उस नेचुरल टिल्ट जो है वो डाइवर्ट हो जाता है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट की तरफ। इसके बाद लंबर लॉर्डोसिस आ जाती है, यानी कि जो लंबर की नॉर्मल कर्व होती है वो एग्जैजुरेट होके और लॉर्डोसिस में चले जाती है। उसके अलावा बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो मैंने आगे मेंशन किया, वो सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा है, वो शिफ्ट हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे ही वो सराउंडिंग के जो मसल्स हैं उस यूट्रस को कैरी करने के लिए, उस ग्रोइंग यूट्रस को कैरी करने के लिए सारे मसल्स जो हैं खिंचते हैं, स्ट्रेच में आते हैं, शेयर फोर्सेस होती हैं लंबर स्पाइन के ऊपर, जिसकी वजह से वो भी प्रेशर डालती हैं बैक पे। फिर उसके अलावा बॉडी मैकेनिक्स चेंज हो जाती है, बॉडी गेट चेंज हो जाती है। दूसरे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो लो बैक पेन से रिलेटेड है, वो है मस्कुलर इम्बैलेंस। दूसरा है पोस्चर अल्टरेशन, यानी कि बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है, फीमेल जो है आगे मतलब आगे की तरफ झुक के चलती हैं। उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेफिसिट्स की वजह से आ जाते हैं। अब पेशेंट हमारे पास लो बैक पेन के साथ प्रेजेंट किस तरह से करती हैं, वो कहती हैं कि डल और शार्प पेन है लो बैक, मतलब वो हाथ लगा के कभी बता रही होती हैं, और कभी सिंपल कहती हैं कि पीछे दर्द है मेरे। कभी कहती हैं कि डल पेन है, शार्प पेन है, कभी वो पेन रेडिएट करी, रेडिएट कब करेगी, जब शैटिक नर्व जो नीचे से गुजरी है वो कंप्रेस हो जाएगी तो पेन रेडिएट करेगी, ऑब्वियस बात है। कभी वो कहेगी मेरी पेन बटक के अंदर जा रही है, कभी वो कहेगी मुझे खड़ा होने में मसला आ रहा है, मैं जब बेड पे होती हूँ मुझे लेटने में मसला आता है, करवट लेने में मसला आता है, सीधा लेटती हूँ मुझे तो मसला आता है। मतलब ये सारे फैक्टर जो है ना, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड कर रही होती है ये फैक्टर्स एजुकेट करते हैं। इसके बाद आता है कि मैनुअल थेरेपी का इसके अंदर क्या रोल है। मैनुअल थेरेपी का इसके अंदर जो रोल है वो स्पोर्टिव रोल है, कंजर्वेटिव रोल है, ना ही कोई एग्जैजुरेटिंग रोल है, ना ही वो जो इसको बिल्कुल ठीक कर देगा, ये भी रोल नहीं है।
इसका रोल है हमारे पास स्पोर्टिव। स्पोर्टिव रोल इस तरह से है कि ये पेन को रिड्यूस कर देगा। किस तरह से रिड्यूस करेगा, जिसके आगे मेथड्स हैं मैं आपको बताऊंगी, उन मेथड्स को यूज करके पेन इस तरह से रिड्यूस होती है। दूसरा ये है कि ये मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अभी ये है कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है, उस इंस्टेबिलिटी को स्टेबल करना, उसके अलावा जो हाइपोमोबिलिटी आ जाती है उसको इम्प्रूव करना, और फंक्शनल कैपेसिटी को इंक्रीज करना। फिर मैनुअल थेरेपी का मकसद क्या है सारे के अंदर, हम प्रेगनेंसी में मैनुअल थेरेपी करते ही क्यों हैं? पहला पर्पस ये है कि मसल टोन को रिड्यूस कर देना, क्योंकि मसल की हाइपर टोन में गए होते हैं या मसल फ्लेसिडिटी में गए होते हैं, उसकी टोन को रिड्यूस कर देना, पेन को कम करना। उसके अलावा ये है कि ज्वाइंट की मोबिलिटी को बेहतर करना सेफ लिमिट्स के अंदर। दूसरा ब्लड सर्कुलेशन। अब ये सीन है कि जो हमारे बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, और वीनस सिस्टम है, ये प्रेगनेंसी के अंदर ये भी इफेक्ट होता है। इसकी इफेक्ट होने की वजह से जो लोअर लेग है और उसके अंदर जो वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होती है, वो स्पाइडर शेप की बन जाती है, यानी कि वहां पे भी ब्लड फ्लो पूरा नहीं जाता। उसके अलावा पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, टांगों में स्वेलिंग हो जाती है। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जब हम ये मैनुअल थेरेपी करते हैं, इससे हम ना सिर्फ लो बैक पेन को ठीक कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ हम सर्कुलेशन के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। सर्कुलेशन के ऊपर इस तरह से काम करते हैं कि हम उनको एंकल पंपिंग कराएंगे, उसके अलावा उनका वॉकिंग पैटर्न देखेंगे, उनको बताएंगे कि इतनी देर बाद आपने उठना है, इस पोस्चर में बैठना है, इस पोस्चर में लेटना है, जब आपने लेटना है टांगों के नीचे कुछ रखना है। ये जब सारी हम उनको प्रिकॉशंस देंगे, इससे उनका क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन भी इनहेंस होगी। दूसरा यह है कि न्यूरो मस्कुलर रिलैक्सेशन भी इसके अंदर आएगी, और प्रॉपर टिश्यू फॉर, और उसके अलावा हम मैनुअल थेरेपी के साथ साथ बाकी उनको एक्सरसाइजेस भी गाइड करेंगे कि ये वाली एक्सरसाइज, जैसे मैंने अभी एंकल पंपिंग का कहा, एसएलआर का कहा, ये सारी चीजें हम इनमें एडअप करेंगे ताकि इनकी जो जर्नी है वो अच्छे से हो जाए, अच्छे से गुजर जाए सारी जर्नी प्रेगनेंसी की। ओके, अब कौन कौन सी तकनीक है मैनुअल थेरेपी की जो हम इसके अंदर यूज करते हैं? सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू तकनीक है। सॉफ्ट टिश्यू तकनीक के अंदर हम क्या करते हैं कि मायोफिशर रिलीज करते हैं, ट्रिगर पॉइंट जो बने होते हैं वो रिलीज करते हैं और जेंटली मसाज करते हैं। पहली आ जाती है सॉफ्ट टिश्यू तकनीक, जिनके अंदर हम रिलीज करते हैं मसल्स को और जेंटली मसाज करते हैं। और इससे दूसरी हमारे पास आ जाती है ज्वाइंट मोबिलाइजेशन। ज्वाइंट मोबिलाइजेशन के अंदर हम लो ग्रेड मोबिलाइजेशन करते हैं, एसआई के ऊपर और लंबर के ऊपर, और लेस देन ग्रेड 3 करते हैं, एग्रेसिवली नहीं करते, लेस देन ग्रेड 3 करते हैं, लो ग्रेड मोबिलाइजेशन करते हैं। उसके अलावा मसल एनर्जी टेक्निक्स यूज करते हैं, हम पेल्विक को करेक्ट करते हैं और उनको मसल्स का बताते हैं कि इस मसल्स को यूज करना है, बैक मसल्स को यूज करना है, और एब्डोमेन मसल को इस तरह से यूज करना है। कोर की स्टेबिलिटी वगैरह बताएंगे, इनको ब्रीदिंग पैटर्न बताएंगे। उसके बाद ना कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाती हैं या प्रिकॉशंस आ जाती है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम मैनुअल थेरेपी को अवॉइड करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। सबसे पहले कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उसमें हम अवॉइड करेंगे। या प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर जो प्लेसेंटा है ना, वो ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स के ऊपर आता है। तो हम जैसे ही पेशेंट को मैनुअल थेरेपी या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं, तो जरा सा प्रेशर करने से जो वो प्लेसेंटा बिल्कुल सर्विक्स की ओपनिंग के ऊपर आया है, तो वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लॉस होने के चांसेस होते हैं। ये इसी तरह से ऐसी कंडीशन के अंदर हम अवॉइड करते हैं। या प्री क्लम्पिया का केस होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें प्रेगनेंसी में बीपी हाइपरटेंशन होती है, उसको हम कहते हैं प्री क्लम्पिया। उस कंडीशन में भी हम मैनुअल थेरेपी को अवॉइड करते हैं। उसके अलावा एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग है, हम उसमें भी अवॉइड करते हैं। सीवियर और न्यूरोलॉजिकल साइन, यानी कि एपिलेप्सी है प्रेगनेंसी के अंदर, हम उसके अंदर भी मैनुअल थेरेपी को अवॉइड करेंगे। या ऐसी वुमेन है जो कि सुपाइन पोजिशनिंग उनकी है 20 वीक के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी के सेकेंड टाइमेस्टर के मिड यानी 5th मंथ से ऑनवर्ड जो उनकी पोजीशन है वो ज्यादातर सुपाइन है। सुपाइन पोजीशन को हम इनकरेज नहीं करते प्रेगनेंसी के पीरियड में। हम जो लेफ्ट लाइंग पोजीशन है इसको ज्यादा इनकरेज करते हैं, क्योंकि इससे जो है फीटस को भी अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता है, मदर भी वेलबींग भी उसकी ठीक रहती है, यानी कि उसकी स्पाइन पे इतना प्रेशर भी नहीं पड़ता। तो हम जो ज्यादा जिसको हम करते हैं पोजीशन को इनकरेज, वो है लेफ्ट लाइंग पोजीशन। और जो सुपाइन पोजीशन है इसको हम बिल्कुल वो करते हैं,
अपोज करते हैं कि उसको नहीं करना चाहिए। अब ये मॉडिफाई किस तरह से हो सकती है कि पेशेंट को हम कहें कि आपने साइड लेग में लेटना है, एट द लेफ्ट ज्यादा बेहतर है, राइट में भी लेट सकते हैं, या सेमी लिक्नाइट पोजीशन के अंदर, लाइक पूरी उसको कमर को सपोर्ट दे के इस तरह से बैठना। उसके अलावा कहना है कि अवॉइड डीप प्रेशर ऑन द लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर डालने से उन्होंने वो करना, अवॉइड करना है। और जितनी भी रेंजेस करनी है वो पेन फ्री में करनी है। यानी अगर चल रही है, फॉर एग्जाम्पल उनको स्टेयर चलने में या चलने में कोई मसला आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि आपने उस तरह से गाइड करना है कि पेन फ्री रेंजेस में ये सारी मूवमेंट्स करनी है। जब पेन हो रहा है तब आपने उसको नहीं करना। आगे आता है इंटीग्रेटिंग मैनुअल थेरेपी विद एक्सरसाइज एंड एजुकेशन। अब सबसे ज्यादा नेसेसरी जो हमारे पास चीज आती है वो है पेशेंट की एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेट करना उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको हमने एजुकेट करना है। उसके बाद मैनुअल थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब हम उसके अंदर एक्सरसाइजेस को भी कंबाइन कर देते हैं। अब एक्सरसाइज के अंदर कोर स्टेबिलाईजेशन आ जाती है और स्ट्रेंथनिंग आ जाती है। कोर स्टेबिलाईजेशन के अंदर हम उसकी एब्डोमिन की एक्सरसाइजेस वगैरह आ जाती हैं, और बैक की जिससे हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने बटक्स को उसने स्क्वीज करना है, और ब्रिजिंग आ जाती है। ये सारी एक्सरसाइजेज जो है ना कोर स्टेबिलाईजेशन के लिए और स्ट्रेंथनिंग के अंदर आ जाती है। फिर पेल्विक फ्लोर असेसमेंट करते हैं, यानी कि पेशेंट को कहते हैं, जिसके अंदर कीगल एक्सरसाइज बेसिकली आते थे। पहले हम उसको असेस करते हैं कि पेशेंट जो है हंसते हुए और पेशेंट का यूरिन लीक तो नहीं हो रहा, या छींकते हुए, ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये सारी चीजें असेस करके, असेस करने के बाद हम उनको फिर फर्दर चीजों के ऊपर लेके आते हैं। फिर उनके पोस्चर को देखते हैं, बॉडी मैकेनिक्स देखते हैं। एर्गोनॉमिक्स के लिए, एर्गोनॉमिकली डिवाइस हम इस तरह से करते हैं, इसमें पेशेंट ना बेसिकली सारी चीजें आ जाती हैं। अगर कोई वर्किंग वूमेन है वो किस चेयर के ऊपर बैठ रही है, ठीक है, कितनी देर के लिए बैठ रही है, उस चेयर के पीछे हम एक ऐसी कौन सी सपोर्ट देंगे जो उसकी बैक रिलैक्स रहेगी। ये सारी चीजें हमारे पास इकोनॉमिकली आ जाती है जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट का। या कोई वर्किंग वूमेन है उसको हमने कहना है, सॉरी हाउस वाइफ, तो उसको हमने कहना है कि अगर आप काम कर रही हैं तो आपने इतने ड्यूरेशन में करना है, इतने ड्यूरेशन में ब्रेक लेना है। अगर आपने बैठना है तो इस तरह से बैठना है, खड़े होना है तो एक सडन खड़े नहीं हो जाना है, पहले आपने अगर लेटी हैं तो लेटने से फौरन खड़े नहीं हो जाना। इससे आपको पता है कि बॉडी हार्ट, वो बीपी सडन लो हो जाता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में चली जाती बॉडी। तो इस सारी चीजों के अंदर हमने पेशेंट को एजुकेट करना है, उनको एडवाइस करना है कि जब आपने लेटना है तो लेटते ही खड़े नहीं हो जाना, लेट के पहले आपने बैठना है, फिर गहरा सांस लेना है, फिर आपने खड़े होना है, खड़े होने के बाद फिर आपने चलना है। ये सारी चीजें हमारे पास इकोनॉमिकली एडवाइस आ जाती है। फिर हमने होम प्रोग्राम, उनको ये सारी चीजें आ जाएंगी इसी के अंदर, कि इनको किस तरह से गाइड करना है और सारी चीजें किस तरह से हैं। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ना मैंने कुछ केसेस ऐड किए हैं जिनमें लो बैक मैनुअल थेरेपी जो है ना किस कदर इफेक्टिव थी लो बैक पेन के ऊपर। सबसे पहले एक पेशेंट है, 28 साल की पेशेंट है, 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उसकी। और वो प्रेजेंट हमारे पास किस तरह से किया है कि लो बैक पेन है और एसआई पेन है। और जो पेन इंटेंसिटी वो बता रही है विजुअल एनालॉग स्केल के ऊपर, वो बता रही है कि 10/6 है, यानी 10 में से 6 जो है ना इतने मुझे पेन है। फिर जब हम उसके असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके जो एसआई जॉइंट है ना उनमें एसिमेट्री आ रही है, और जो पैरास्पाइनल मसल है ना उनकी टाइटनेस है। फिर हम इसको प्लान कर देते हैं कि जेंटल एसआई जो है मोबिलाइजेशन कराते हैं, फिर उसके सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करते हैं, पेल्विक फ्लोर और डीप एब्डोमिनल एक्टिवेशन एक्सरसाइज, जिसकी वही जो कोर स्टेबिलिटी होती है वो सारी एक्सरसाइज बताते हैं, उसको पोस्चर करेक्शन का बताते हैं। और इसके हम 4 सेशंस के बाद पेशेंट से आउटकम लेते हैं, ये सारी जो प्लान्स हैं इसके बाद। तो पेशेंट कहती है कि जो मुझे पेन 10/6 थी अब वो 10/2 है। और वो क्या कहती है कि अब मैं ना सिटिंग टॉलरेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड कर रही होती है ना, तो सिटिंग में बहुत मसला आता है। पेशेंट जो है आधे 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद जो है सीधा नहीं बैठ सकती है, उनको पोजीशन अपनी चेंज करनी पड़ती है। वो सारी एक्सरसाइज करने के बाद वो जो पेशेंट है उसने कहा कि मुझे पेन 10 से 2 में है, और उसके अलावा मेरा जो है ना सिटिंग पोस्चर, सिटिंग जो टाइम है वो भी अच्छा हो गया और मेरी स्लीप भी बेटर हो गई है। सेकंड है केस 2। केस 2 इस तरह से है कि 34 ईयर ओल्ड वुमेन है, 30 वीक ऑफ गेस्टेशन है उसके। वो किस कंप्लेन के साथ आती है कि लो बैक पेन है मेरी डिफ्यूज, और वो रेडिएट करी है मेरे बटक्स के अंदर। जो फाइंडिंग हमें बताते हैं जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी हिप के मसल टाइट है, उसकी पेल्विस जो है वो इम्बैलेंस है,
इसमें हम कौन कौन सी इंटरवेंशन करते हैं? साइड लेइंग, जेंटल जेंटल लंबर मोबिलाइजेशन, ग्लूटेर रिलीज, फिर स्ट्रेचेस करते हैं उसके हिप फ्लेक्सर के, क्योंकि हिप फ्लेक्सर उसके टाइट हुए उसके लिए हम इसकी स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर स्टेबिलाईजेशन करते हैं कोर एक्सरसाइजेस की। फिर उसके बाद क्या पता चलता है कि उसकी मोबिलिटी, वही 4 सेशन के बाद उसकी मोबिलिटी जो इंक्रीज हुई है, पेन उसकी कम हुई है, और वो 30 मिनट से ज्यादा वॉक कर सकती है। एज अ मदर ऑफ द 6 मंथ ओल्ड बेबी, मैं अपना भी केस आपके साथ प्रेजेंट करती हूँ कि एट द 28 वीक ऑफ जेस्टेशन मेरी इतनी लो बैक पेन थी कि मैं उसके साथ बैठ नहीं सकती थी स्ट्रेट, 5 मिनट के साथ 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकती थी मैं सीधा। मुझे इसके लिए बार बार उठना पड़ता था, साइड करवट लेनी पड़ती थी, दर्द होना पड़ता था, यानी कि स्ट्रेट मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी। मैनुअल थेरेपी के साथ साथ ये सारी इंटरवेंशन मैंने अपने ऊपर अप्लाई की। तो इसके साथ ये सीन हुआ था कि एट द 32 वीक ऑफ जेस्टेशन मैं आधे घंटा आसानी से बैठ जाती थी, और मुझे चलने में भी कोई मसला नहीं आता था। अब ये कुछ रेफरेंसेस हैं, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं।